Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीटेट को लेकर के, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं चाहे पेपर 2 की। अच्छे क्वेश्चंस हैं, डिस्कस करेंगे फटाफट से। 30 क्वेश्चंस का पूरा सेट रहेगा, जैसा कि हम करते ही हैं डेली। ये वाले सेशन को इंक्लूड करने में अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, मेरे रूटीन में बिल्कुल फिट नहीं होता। बट एग्ज़ाम आपका सर पे है तो थोड़ा सा पुश मुझे भी करना पड़ेगा खुद को, और थोड़ा सा आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम की ही बात होती है सारा। उसके बाद आप आराम से छुट्टी करेंगे, मज़े करेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अभी दिक्कत है ना। अभी छुट्टी नहीं करेंगे, साल भर की पढ़ाई आपकी और मेरी मेहनत कम पड़ सकती है अगर इस टाइम पे हमने मेहनत नहीं की तो। ठीक है बात, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए एक बार इसको। मैं थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय, यानी संज्ञानात्मक विकास जो है वो किस चीज के द्वारा सपोर्ट होता है या सपोर्ट किया जा सकता है, फटाफट से सोच करके बताइए। कॉग्निटिव मतलब मेंटल स्किल्स का आपकी विकास, आपकी मानसिक क्षमताओं के विकास को ही तो हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कह रहे हैं ना। तो मानसिक क्षमताओं का विकास किस चीज से फैसिलिटेट हो सकता है, ये आपको बताना है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय कंडक्टिंग रेलिवेंट एंड वेल डिजाइन टेस्ट फॉर फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल। सिर्फ टेस्ट कंडक्ट करने से कोई किसी का संज्ञानात्मक वृद्धि आज तक हुई नहीं है, ठीक, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट से। प्रेजेंटिंग न्यू एक्टिविटीज, प्रेजेंटिंग न्यू एक्टिविटीज, प्रेजेंटिंग एक्टिविटीज दैट रिफाइन ट्रेडिशनल मेथड्स, जो सिर्फ पारंपरिक विधियों को ही अच्छा करें, ऐसे मेथड्स का भी कोई पॉइंट नहीं है, ठीक। फिर है आपका प्रोवाइडिंग अ रिच एंड वेरिड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का बहुत बड़ा खेल है संज्ञानात्मक विकास में। अब प्याजे की बात करें तब भी वो एनवायरमेंट को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, और वाइगॉस्की तो समाज, संस्कृति, इन सबको महत्वपूर्ण मानते हैं, जो भी कुल मिलाकर के एनवायरमेंट का ही हिस्सा है, ठीक। तो अगर बच्चे को मौका मिलेगा एक ऐसे एनवायरमेंट में ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी एक्सपेरिमेंट्स करने का, एक्सप्लोर करने का, तो उसका संज्ञानात्मक जो उसकी मेंटल स्किल्स हैं, चाहे वो सोचने की क्षमता हो, चाहे वो ऑब्जर्व करने की क्षमता हो, चाहे वो बाकी चीजें हो, बेहतर होंगी। इंडिविजुअल एक्टिविटीज पे ही आप करते हैं यदि फोकस, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। कोलैबोरेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं जब बच्चा सबके साथ मिलकर के सीख पाए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। ह्यूमन डेवलपमेंट इज, मानव विकास क्या है ये बताइए फटाफट से। मानव विकास क्या है ये बताइए। आज मुझे लग रहा है नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा नहीं है। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इज, मानव विकास क्या है, क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। क्या है, क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं। वृद्धि सिर्फ मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव तो सिर्फ ग्रोथ होगी, ठीक। क्वालिटेटिव सिर्फ नहीं होता, डेवलपमेंट में क्वांटिटी भी इंक्लूडेड है, तो दोनों ही हो जाएगा, इसलिए आंसर होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द नेचर नर्चर डिबेट रेफर्स टू, यानी प्रकृति पोषण विवाद जो है वो किससे संबंधित है ये बताइए। नेचर नर्चर डिबेट रेफर्स टू, एक ही कहानी है पूरे साइकोलॉजी में, पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट में। या तो है वो हेरिडिटी, या तो है वो एनवायरमेंट। यानी हम कह सकते हैं ये एनवायरमेंट एंड अपब्रिंगिंग लिख रहे हो आप लोग, एनवायरमेंट का ही हिस्सा नहीं है अपब्रिंगिंग, पालन पोषण बड़ा करना। अलग कैसे है ये? एनवायरमेंट एंड बायोलॉजी में भी, बिहेवियर एंड एनवायरमेंट नहीं, पॉसिबल नहीं है। जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंट, ये इससे कहीं बेहतर ऑप्शन है, जो कि जेनेटिक्स है, क्योंकि बायोलॉजी में और बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंट के साथ हम जाएंगे, आनुवांशिकी और वातावरण। जीव विज्ञान थोड़ी होता है आपका हेरिडिटी, ठीक है बात। जीव विज्ञान तो स्टडी करता है इसकी, तो जो जीन्स आपको मिले हैं और जो एनवायरमेंट में चीजें हैं उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, चाहे आपकी अपब्रिंगिंग हो चाहे कुछ और हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव एजेंसी, यानी निष्क्रिय सामाजिकरण का स्रोत। आप बिल्कुल टेस्ट के जैसा लेना शुरू कर दीजिए, टेस्ट जैसा ही समय है अभी, ठीक है। फटाफट से देखो, कंटिन्यू करेंगे, 1 मिनट का समय दो।
स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव एजेंसी? कौन सी एक पैसिव एजेंसी है सोशलाइजेशन की? फटाफट से बताइए। पैसिव एजेंसी आपकी पब्लिक लाइब्रेरी है, जहां आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करके कुछ बदलाव नहीं ला रहे हैं। इनडायरेक्टली आप जा रहे हैं, वहां एक सिस्टम बना हुआ है, जरूरी नहीं है दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक वहां पे भी एक सोशलाइजेशन, वहां पे भी एक सोशल स्ट्रक्चर है, वहां पर भी क्या है, कुछ रूल्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं, कुछ नॉर्म्स हैं। ठीक है बात। बाकी जगह पर जो हेल्थ क्लब स्कूल्स में भी होते हैं, फैमिली क्लब बोल रही हूँ, फैमिली में तो आप इंटरेक्ट करोगे ही, और इको क्लब में जो स्कूल्स में होते हैं, पेड़ वगैरह लगा रहे हैं बच्चे, अलग अलग हाउसेज बने हुए हैं, तो वहां पे भी वो सक्रिय हैं पूरे तरीके से। ठीक है, पूरे तरीके से सक्रिय हैं। जो बच्चे पेड़ वगैरह लगाते हैं, और मतलब पूरा हाउसेस बन रहते हैं ना स्कूल में भी, ये हाउस, विक्रमादित्य हाउस, फलाना हाउस, ठिकाना हाउस। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इन वाइगोस्कीज थियोरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड? यानी वाइगोस्की की थियोरी में कौन सा एक एस्पेक्ट नेग्लेक्ट हो जाता है? वाइगोस्की ने किस पहलू की उपेक्षा की है, अवहेलना की है, या महत्वपूर्ण नहीं माना? फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ, बहुत तेजी के साथ आंसर कीजिए। वाइगोस्की ने किस एक चीज को इंपॉर्टेंट नहीं माना, ये बता दीजिए, आंसर कीजिए फटाफट से। समाज मैंने आपको बीपीएल की तरह याद कराया हुआ है, एससीएल। एससीएल मतलब सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, तीनों तो हैं, बचा क्या? बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल उन्होंने जीन्स को या बायोलॉजी को या कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे एज के फर्क को, स्टेजेस को उन्होंने महत्व नहीं दिया। तो बायोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है, जिसको प्याजे मानते हैं, प्याजे वाइगोस्की नहीं मानते। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व व्हेन इन्फेंट्स थिंक? जब बच्चे सोचते हैं विद देयर आईज, अपनी आंखों से, अपने कानों से और अपने हाथों से, कौन सी वो स्टेज है जब बच्चे सोचने के लिए अपने हाथों का, कानों का और आंखों का प्रयोग करते हैं? मतलब सेंसेस आर टीचर्स। बच्चे सेंसेस से सीखते हैं, अपने सेंसेस के थ्रू सीखते हैं, एक्टिविटी करके। सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है, 0 to 2 years ऑफ एज। सॉरी, देखिए, ठीक, 0 to 2 years। इंद्रिय जनित गामक, क्योंकि बच्चा अपनी इंद्रियों से और मोटर एक्टिविटीज करके अपनी समझ बनाएगा, ठीक, दुनिया की। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, सेंसस पे ही बेस्ड है। प्याजे की स्टेज है ये। रिया डज नॉट अग्री विद ऋषभ अबाउट सेटिंग अप अ क्लास पिकनिक। रिया एक बच्ची है और वो ऋषभ दूसरा एक बच्चा है, या जो भी है बेसिकली। रिया डज नॉट अग्री विद ऋषभ, ऋषभ के साथ अग्री नहीं है रिया एक क्लास पिकनिक के लिए। शी थिंक्स दैट द रूल्स कैन बी रिवाइज्ड टू सूट द मेजोरिटी। रूल्स को आप बदल सकते हो मेजोरिटी को सूट करने के लिए, या मेजोरिटी के लिए। बताइए, सीरियस लग रही हूँ? नहीं यार, तबीयत थोड़ी ढीली है, और बस अभी उठी हूँ, थोड़ी देर हो गई, 1-1.5 घंटा हो गया। दिस काइंड ऑफ पीयर डिसअग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू प्याजे रेफर्स टू। बताइए, ये जो डिसअग्रीमेंट है प्याजे के अकॉर्डिंग दो लोगों में कि नहीं रूल्स रिवाइज किए जा सकते हैं, ये कौन सी स्टेज है? बताइए। इसको हम, ये कई जगह पे हेट्रोनॉमस मिल जाएगा, पहले मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया होगा, तो शायद इनिशियल वीडियोस में सालों पुरानी में ये भी कहा हो। ठीक, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कॉग्निटिव मैच्योरिटी और रिएक्शन की, तो आंसर होगा मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन। और इसका जस्ट ऑपोजिट, ये ऑटोनॉमस मोरालिटी का पार्ट आप इसको कह सकते हो। ऑटोनॉमस का मतलब है जब बच्चा अपने रूल्स, या ये कहे कि रूल्स को रिवाइज कर सकते हैं। हेट्रोनॉमस में क्या है, ये मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट आ जाती है यहाँ पे, कि जो रूल्स हैं वो बिल्कुल फाइनल हैं और उनमें परिवर्तन संभव नहीं है। ठीक, ये कोऑपरेशन, मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन, यानी बदलाव संभव है रूल्स में, समाज के लिए ही बने हैं। ठीक, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। प्याजे ने जो अपनी मॉरल डेवलपमेंट की थियरी दी है, मैंने कराई भी हुई है, उससे ये क्वेश्चन है। आज तक एक ही बार क्वेश्चन आया है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं, ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस? स्टर्नबर्ग के त्रिबुद्धि सिद्धांत की फॉर्म है। ये आपको PCA से हमने डिस्कस किया था, याद भी होगा। PCA, P फॉर प्रैक्टिकल, C फॉर क्रिएटिव, A फॉर एनालिटिकल। प्रैक्टिकल का दूसरा नाम कॉन्टेक्चुअल है, क्रिएटिव का दूसरा नाम एक्सपीरियंशियल है, और एनालिटिकल का दूसरा नाम कॉम्पोनेंशियल है। ये कुछ हमारे कितने हो गए? 3 इनके एक्स्ट्रा नाम हैं।
प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बिल्कुल इसका हिस्सा है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, एक्सपीरियंशियल है। याद रखिएगा, एक्सपीरियंशियल है जो क्रिएटिव का दूसरा नाम है, यानी कुछ नया करना अपने अनुभव के आधार पे। एक्सपेरिमेंटल नहीं है, रिसोर्सफुल जैसा कुछ नहीं है, मैथमेटिकल भी नहीं है। ठीक, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, स्टर्नबर्ग का ट्रायर्किक त्रिबुद्धि सिद्धांत। हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी किसने बुद्धि के पहले परीक्षण को का निर्माण किया, ये बताइए। नॉट विजिबल, किसे नहीं दिख रहा? ऐसे थोड़ी होता है। आंसर कीजिए, फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन को टाइप करा के रखना सही है या ऐसे ही रखें पेपर के थ्रू ही? बताओ, कमेंट्स में बताना अभी सेशन खत्म होने के बाद, जिसको भी याद रह जाए बताना। हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट? चलो देख लेंगे, कभी कभी ऐसे कर लेंगे, कभी वैसे। हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, तो हम कहेंगे एल्फ्रेड बिने। इन्हीं ने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था। 1904 और 5 में इनका पहला इंटेलिजेंस का टेस्ट आया था। ठीक, ये और इनके साथ थे इनके सहयोगी थियोडोर साइमन, एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस रेफर्स टू द एबिलिटी। फोनोलॉजिकल, जहां फोन की बात आ गई मतलब साउंड की बात आएगी। लाइक शेयर क्यों नहीं कर रहे हो यार? हैं, क्लियर नहीं दिख रहा? किसको नहीं दिख रहा क्लियर? बहुत बढ़िया, दिख तो रहा है। चलो इसको टाइप ही करा देंगे कल से, टेंशन मत लो। देखो, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट एंड मैनिपुलेट द साउंड स्ट्रक्चर्स। आप समझ पा रहे हैं, आपको अवेयरनेस है कि कैसे आप बदलाव कर पाएंगे बोलते हुए या लैंग्वेज को यूज करते हुए फोनोलॉजिकली। ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 11 है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन अ क्लास। कक्षा कक्ष में जो लिंग विभेद है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वो क्या है बताइए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्लास के अंदर क्या है? पहला ऑप्शन है डज नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों की परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करता। डिमिनिश्ड एफर्ट, हो सकते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस कम हो सकती है यदि हम भेदभाव करें, बिल्कुल सही बात है। या फिर एनहेंस, बढ़ जाएंगे, बढ़ते नहीं हैं। और ऐसा नहीं है कि मेल टीचर्स ही करते हैं, सब करते हैं भेदभाव। फिर अगर करने वाली बात हुई तो सबका मतलब है कोई भी कर सकता है। मे लीड टू डिमिनिश्ड एफर्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चे की जो क्षमता थी ना वो उससे नीचे काम करेगा। क्योंकि अगर आपने ये बिठा दिया कि लड़कियां तो अच्छा कर ही नहीं सकती मैथ्स में, तो वो पहले ही सेल्फ एस्टीम डाउन हो गई, तो बच्चे के एफर्ट्स डिमिनिश हो जाते हैं। जितना वो कर सकता था शायद वो उतना भी ना करे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल का एग्जाम्पल, सीखने की अलग अलग शैलियां हैं, अलग अलग लर्नर्स अलग अलग तरीके से ज़्यादा बेहतर सीखते हैं। आप में से भी कई लोग होंगे जिनको देख करके बहुत अच्छे से समझ आता होगा, कई लोग होंगे जिनको सुन करके बड़े अच्छे से समझ आ जाता होगा। तो यहाँ पर ये सब कुछ नहीं है, विजुअल है इसका सही आंसर। मेन जो कैटेगरी है वो 3 है, वैसे तो बहुत सारी लर्निंग स्टाइल्स हैं। विजुअल यानी देखकर सीखने वाले, ऑरल यानी सुनकर सीखने वाले, और आपका थर्ड है काइंस्थेटिक यानी गत्यात्मक, जिनको चीजें करके ज्यादा समझ में आता है। ठीक, ये ज्यादातर लोग विजुअल में ही फॉल करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यार माइक गया मामला, बताइए एक बार आंसर कीजिए। ट्वेल्थ का बी, आ टीचर कलेक्ट्स एंड रीड्स द वर्क ऑफ द क्लास देन प्लान्स एंड एडजस्ट द नेक्स्ट लेसन टू मीट स्टूडेंट्स नीड्स। तो एक शिक्षक है जो बच्चों का काम जो है उसको कलेक्ट करती है, पढ़ती है और फिर आगे की क्लास को एडजस्ट करती है अपने प्लान में। इसको कहेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्योंकि अभी इम्प्रूवमेंट बाकी है। ऑफ लर्निंग तो आपके नंबर वगैरह देने के लिए काम में आएगा। ठीक, इस पर कभी बात कर लेंगे। आज मैं एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ठीक फील नहीं हो रहा बिल्कुल भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पर से इतना छोटा लिखा है, आपको दिक्कत तो हो ही रही होगी। चलो इसको टाइप करा देंगे यार कल से। टीचर्स हु वर्क अंडर स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट यानी स्कूल में ही असेस करने का मौका बच्चों को मिलेगा, SBA कहेंगे इसको। अब SBA के तहत जो लोग काम करते हैं उनका क्या बताइए। SBA के तहत जो टीचर्स काम करेंगे वो माइन्यूटली ऑब्जर्व कर पाएंगे बच्चे के डेली बेसिस पे, विद्यार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हाउ डू ग्रेड्स डिफर फ्रॉम
हाउ डू ग्रेड्स डिफर फ्रॉम मार्क्स? मतलब जो ग्रेड्स ABCD ग्रेड्स देते हैं और मार्क्स होते हैं 90%, 70%, इन दोनों में जो क्या अंतर है, इस तरह का सवाल किस कैटेगरी में आएगा? अगर आपसे कोई पूछे हाउ डू मार्क्स डिफर फ्रॉम ग्रेड्स, कैसे अलग हैं ग्रेड्स से मार्क्स, तो ये किस प्रकार का क्वेश्चन है? ओपन एंडेड है, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डाइवर्जेंट है, या एनालिटिकल है? तो एनालाइज करना पड़ेगा आपको, ब्लूम की टेक्सोनॉमी याद होगी, एनालिसिस करना पड़ेगा अंतर करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा कि कैसे अलग है मार्क्स ग्रेड्स से। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 है गर्ल स्टूडेंट्स, जो छात्राएं हैं उनके बारे में पूछा है, कुछ बताइए। कल से इसको टाइप कराएंगे। क्या कहेंगे आप? क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में डिफिकल्टी होती है उनको? आर एज गुड इन मैथमेटिक्स एज बॉयज ऑफ देयर एज। बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें गर्ल और बॉय की बात ही कहां से आ गई पढ़ाई में? डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स इन वर्ड्स एंड फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ विजुअल मेमोरी। मतलब सीक्वेंस याद नहीं कर पा रहा बच्चा कि कैसे लिखे गए थे वर्ड। मान लीजिए सीक्वेंस ऐसे लिखा जाता है, उसके दिमाग में सीक्वेंस की ही स्पेलिंग उल्टी हुई पड़ी है, उसको ई पहले याद आता है, ई बाद में आ गया और सी, हाँ, ये उल्टा पुल्टा उसके दिमाग में सीक्वेंस बदल जाता है शब्दों का। तो हम कह सकते हैं कि ये डिसलेक्सिया की परेशानी है, जिसको पढ़ने में समस्या है। ठीक, डिसलेक्सिया हो गया। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? कोई समस्या परेशानी मेरे ख्याल में आपको नहीं होगी ये समझने में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल कुड बी अ टैगलाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी सभी विद्यालयों में सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए, ये किस एजुकेशन की टैगलाइन हो सकती है? कौन इसको महत्वपूर्ण मानेगा कि लगभग हर बच्चे को हर स्कूल में हर बच्चा पढ़ सकता है? इंक्लूसिव एजुकेशन कहेंगे, सिंपल आंसर है इंक्लूसिव एजुकेशन। कोहेसिव होती है जहां गर्ल्स और बॉयज दोनों पढ़ते हैं, लेकिन कोहेसिव इसी में आ जाएगा, क्योंकि इंक्लूसिव में हर प्रकार का, चाहे कोई डिसेबिलिटी है, स्पेशल है, गिफ्टेड है, कुछ भी है, आप एडमिशन देते हैं। कोऑपरेटिव एजुकेशन और एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया, जैसे ब्लाइंड्स के लिए कोई स्कूल है तो बिल्कुल एक्सक्लूसिव अलग ही स्कूल में नहीं। एजुकेशन फॉर ऑल का मतलब है एक ही स्कूल में हर प्रकार का बच्चा। ठीक है बात? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फ्लुएंसी, इलेबोरेशन, ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर दी फैक्टर्स एसोसिएटेड विद। फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, ये सब जो हैं क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे, याद होगा आपको, फफोई से याद रखना था, FFOE। ठीक, FFOE। देखिए एक बार, सिर्फ देखो, हर एक डाइवर्जेंट थिंकर में यदि ये गुण पाए जाएंगे तो वो तो क्रिएटिव हो जाएगा। तो सारे डाइवर्जेंट थिंकर जो हैं वो क्रिएटिव नहीं होते, इसलिए इसका आंसर डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं हो पाएगा। गिफ्टेडनेस हो सकता है, क्योंकि गिफ्टेडनेस में क्रिएटिविटी आती है। और अगर मैं बात करूं, यहाँ टैलेंटेड भी हो सकता है, क्योंकि गिफ्टेडनेस में पॉसिबिलिटी है कि उसका जो दिमाग है वो किसी ना किसी एक क्षेत्र में तो अच्छा होगा। ठीक, इसलिए सी नहीं होगा, क्योंकि हर एक डाइवर्जेंट थिंकर क्रिएटिव ही होगा जरूरी नहीं है। अगर ये चारों चीजें पाई जाती तो डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं, यहाँ क्रिएटिव ही लिखा होता। ठीक है, तो इसका आंसर सी नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, गिफ्टेड स्टूडेंट्स मे बी आस्क्ड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन क्वेश्चंस डीलिंग विद। किस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए ज्यादा टाइम गिफ्टेड बच्चे को आपको देना चाहिए, या गिफ्टेड बच्चे को किस तरह के क्वेश्चंस आपको डील करने को देने चाहिए? बताइए फटाफट से, आंसर कीजिए, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे कहाँ आगे, क्योंकि आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी है। बताइए फटाफट से, आंसर कीजिए। भाई गिफ्टेड बच्चा है, किस तरह के क्वेश्चन दोगे आप उसको? गिफ्टेड बच्चों को आपको क्रिएटिंग में, क्योंकि आपको याद होगा नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस तो बाद में आता है नई वाली में, एनालिसिस, दिमाग का है मेरा, इसके बाद इवैल्यूएशन, देन सिंथेसिस। ठीक है, अब ये सिंथेसिस को क्रिएटिंग बोलते हैं हम, सिंथेसिस को हम क्रिएटिंग बोलते हैं। पहला हो जाएगा नॉलेज, यानी रिमेम्बरिंग भी कह सकते हो, देखो नए के हिसाब से देखेंगे तो इसको हम रिमेम्बरिंग कह सकते हैं। सेकंड हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग, ये ब्लूम की टेक्सोनॉमी है। थर्ड हो जाएगा एप्लीकेशन, को हम क्या कह रहे हैं? अप्लाइंग कह रहे हैं।
नए वाली टेक्सोनॉमी में। फिर है एनालाइजिंग, कह रहे हैं एनालिसिस को हम, ठीक, एनालाइजिंग। इसके बाद हम इवेल्युएशन को डालते हैं, इवेल्युएटिंग। और लास्ट जो हाईएस्ट है वो है क्रिएटिंग, यानी सिंथेसाइजिंग को या सिंथेसिस को, जिसको हम कहते हैं संश्लेषण, उसको सबसे ऊपर रखेंगे हम। तो जो गिफ्टेड बच्चा है उसकी मेंटल एबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई हैं, तो उसको तो वैसे ही हम हॉट्स वाले क्वेश्चन देते हैं, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जिसमें डेवलप होती हैं। ये लॉट्स हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो क्रिएटिंग मतलब उसको दिमाग लगाना पड़े कुछ नया सोचने पे, कुछ नया क्रिएट करने पे। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ब्लूम की टेक्सोनॉमी अगर पढ़ी है तो आपको बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए एक बार। लर्निंग disabilities in mathematics can be assessed most appropriately by which of the following tests? बताइए, लर्निंग डिसेबिलिटी को आप किस टेस्ट के द्वारा पता कर पाओगे कि बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, यानी सीखने में अक्षमता है किसी भी प्रकार की? बताइए फटाफट से, आंसर कीजिए बहुत ही तेजी से, दीजिए जवाब। डायग्नोस्टिक टेस्ट से, डायग्नोस्टिक टेस्ट से, निदानात्मक परीक्षण से ही आप जान पाओगे कि गैप कहाँ है, या डिफिकल्टी कहाँ है, या डिसेबिलिटी या कोई भी अगर समस्या है तो आपको डायग्नोस करके ही पता लगेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट जॉब वगैरह के लिए लिए जाते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में भी आपकी अलग अलग क्षमताओं को जांचने का काम किया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट टीचर बनाता है स्कूल में, लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रॉब्लम को पकड़ने के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कॉन्सेप्ट मैप्स आर मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। फटाफट से पढ़िए और जवाब दीजिए। आंसर कीजिए। इंक्रीजिंग एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लॉजिकली, बिल्कुल सही बात है। कॉन्सेप्ट मैप किसी कॉन्सेप्ट को आसान बनाने के लिए उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को आप एक जगह पे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखते हैं, जैसे कि माइंड मैप में आप करते हैं। ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए होगा, ठीक है, जिसमें कॉन्सेप्ट मैप में मल्टीपल चीजें आ सकती हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। अकॉर्डिंग टू द थियोरी ऑफ सोशल लर्निंग ऑफ एल्बर्ट बेंड्यूरा, एल्बर्ट बेंड्यूरा की थियोरी के अकॉर्डिंग कौन सी एक बात सही है, ये बता दीजिए बहुत ही जल्दी के साथ। फटाफट से आंसर कीजिए, तभी जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो 5 बजे भी क्लास है यार, आज कैसे चलेगा? देखो एक बार, एनर्जी खरीद के मिल जाती है क्या कहीं पे? एनर्जी भिजवाओ यार। देखो, पेंड्यूरा कहते हैं मॉडलिंग की प्रोसेस क्या है, एक प्रिंसिपल वे है बच्चों के सीखने के लिए। मॉडलिंग की प्रोसेस में अटेंशन, रिटेंशन, रीइंफोर्समेंट, सॉरी, रिप्रोडक्शन और रीइंफोर्समेंट, AR PR ये चीजें आती हैं। ठीक है, मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, अगर 2-4 वीडियो आपने पहले देखी होंगी तो। डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स, यानी एक होता है इंडक्टिव जिसको हम आगमन कहते हैं, इसको हम निगमन कहते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या इन्वॉल्व होता है ये बता दीजिए बहुत ही तेजी से, फटाफट से बताइए, जल्दी बताइए बहुत ही तेजी से। एक्टिव कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, अरे नहीं यार, यहाँ सिंपल था, या तो जनरल टू पर्टिकुलर जाएगा, पर्टिकुलर टू जनरल, पर्टिकुलर टू जनरल जाएगा इंडक्टिव में, क्योंकि स्पेसिफिक टू जनरल जो जाता है वो इसी में जाएगा, एग्जाम्पल टू रूल। लेकिन यहाँ रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं, तो रूल हमेशा जनरल होता है, सभी के लिए सामान्य होता है, और पर्टिकुलर होता है आपका एग्जाम्पल। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमनात्मक, विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमनात्मक यानी इंडक्टिव। तो डिडक्टिव का ए ऑप्शन। When children learn a concept and use it, practice helps in reducing the errors. यदि बच्चे ने कोई कॉन्सेप्ट सीखा है और वो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतनी ही गलतियां कम होंगी। जैसे आपने थियरीज पढ़ी होंगी प्लेलिस्ट में, जितनी ज्यादा आपने प्रैक्टिस की होगी उतनी ही गलतियां आपकी सुधरी होंगी, है ना? तो ये जो ट्रायल एंड एरर का कॉन्सेप्ट कहते हैं, इसको त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, मैंने थियरी कराई हुई है। ट्रायल एंड एरर, EL थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने इसको दिया था। ठीक, ट्रायल एंड एरर, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, बिल्ली ने गलतियां की,
अगली बार जब उसने सीखा तो और कम गलती करेंगे, उससे अगली बार और कम गलतियां करेंगे। मतलब प्रैक्टिस के साथ हमारी गलतियां कम होती जाती हैं, लर्निंग बेहतर होती जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज एसोसिएटेड विद इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी सांवेगिक बुद्धि के साथ कौन सी एक स्किल आपकी रिलेटेड है, ये बता दीजिए, फटाफट से बताइए। सांवेगिक बुद्धि के साथ कौन सी एक स्किल रिलेटेड है? मेमोराइजिंग, मोटर प्रोसेसिंग, क्या होगा? आपको पता होना चाहिए एम्पैथाइजिंग। इमोशनल इंटेलिजेंट उसी व्यक्ति को कहेंगे जो एम्पैथी रखता हो सामने वाले के लिए, ठीक, या फिर उसका अवेयरनेस हो इमोशंस के प्रति, है ना, मैनेजमेंट आता हो उसको इमोशंस का, कंट्रोल जानता हो। ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस के ही पार्ट होते हैं कि आप एम्पैथाइज कर पा सकते हैं, दूसरे के शूज में रख के देख सकते हैं खुद को। The inner force that stimulates and compels a behavioral response and provides specific direction to that response. एक इनर फोर्स है, एक आंतरिक बल है जो आपको किसी एक रिस्पॉन्स को देने के लिए आगे बढ़ाता है ना, जिससे कि आप कुछ पर्टिकुलर चीज को अचीव कर पाए। इसको हम मोटिव कहते हैं। ये मोटिव है जो हमारे अंदर इमोशंस को जनरेट करेगा और हम एक्शंस के प्रति भी कंपेल होंगे। ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। इसको बिल्कुल प्रैक्टिस की तरह लीजिएगा। आज मैंने डिस्कशन बहुत कम किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा भयंकर सर में दर्द है, ये माइक की वजह से, या तो मसल्स वीक हो गए हैं, 2-3 दिन काफ़ी दिक्कत हो गई है। करेंगे, खैर सब ठीक हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जब एक साथ, तो यही होता है। विच टर्म इज ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विद द टर्म मोटिवेशन? किस टर्म को हम मोटिवेशन के साथ इंटरचेंजेबल, यानी मोटिवेशन की जगह पर किस टर्म को हम इस्तेमाल कर सकते हैं? फटाफट से बताइए। तो हम कह सकते हैं नीड को हम मोटिवेशन की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। NDA, गार। किसी को याद आ रहा है ये क्या है? जल्दी से बताओ, क्या है ये बताओ। NDA गार क्या है? जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। मजाक की बात घर पे करेंगे, और आप तो घर पे ही हैं। अभी तक नहीं आया है आंसर। साइकिल है, किसकी है? किसकी साइकिल है? बैटरी वाली? मोटिवेशन की साइकिल है। मोटिवेशन की साइकिल है। मोटिवेशन साइकिल के स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स होते हैं। नीड से शुरू होती है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। मतलब नीड जितनी बड़ी है उतने ज्यादा आप मोटिवेटेड होंगे। सारा खेल नीड का है। ठीक। अब नीड का मतलब ये नहीं होता कि पैसे की ही नीड हो, सबके लिए अलग अलग नीड हो सकती है ना। तो नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, फिर आपका अचीवमेंट ऑफ द गोल, और लास्ट में है रिडक्शन ऑफ द अराउजल। तो ये 6 स्टेप्स हैं, मैंने मोटिवेशन वाले चैप्टर में आपको कराए हुए हैं। आ जाता है सीक्वेंस करने के लिए कभी कभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश मोटिव्स डील विद द नीड टू रीच सेटिस्फाइंग फीलिंग स्टेट्स एंड टू ऑब्टेन पर्सनल गोल्स। किस प्रकार की अनुभूतियां जो हैं वो सेटिस्फाइंग फीलिंग को रीच करने की बात करेंगे? जल्दी बताओ, कोई तो कमेंट कर रहा है जीरो काटा खेल खेल के, देखूं जरा, फटाफट से बताओ। ठीक है, अभी गुप्ता आपने सही बताया है, पेपर में 70 से ज़्यादा नहीं जा रहा है, क्या करें? नूपुर गुप्ता बहुत लेट हैं आप। आज अकेडमी क्लास नहीं होगी क्या मैम? आप आके बस स्लाइड चेंज कर देना, हम अटेम्प्ट कर लेंगे। कितनी प्यारी बात है ना कोमल, बिल्कुल लूंगी यार, क्लास तो नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, वो तो टेस्ट ही है, तो आप बस अटेम्प्ट करना लाइव में। मैं कम बातें करूंगी और थोड़ा कहीं और बैठ जाती हूँ, चेयर पे भी बैठने की इच्छा नहीं है, आराम से बैठती हूँ कमर लगा के कहीं। देखो एक बार होगी क्लास, होगी 5 बजे। डैश मोटिव्स डील विद द नीड टू रीच सेटिस्फाइंग फीलिंग्स। अफेक्टिव मोटिव्स। अफेक्टिव का आपको मतलब पता होना चाहिए, इमोशंस से जुड़ा हुआ। वो जो 3 डोमेन है BS ब्लूम के, इफेक्टिव तो प्रभावी होता है, ये सब कुछ नहीं है, ये प्रिजर्वेशन जैसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। कॉग्निटिव हो सकता है, अफेक्टिव हो सकता है, और साइकोमोटर। अफेक्टिव मतलब आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ, तो फीलिंग्स से जुड़ी हुई बात अफेक्टिव में आएगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आज के लिए आखिरी सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स लर्निंग पॉजिटिवली? इनमें से कौन सा एक कारक है जो अधिगम को पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा? फटाफट से बताइए, आंसर कीजिए बहुत ही तेजी के साथ। मीनिंगफुल एसोसिएशन, फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर, अगर आपको डर है कि आप कहीं फेल ना हो जाओ, तो इस चीज से तो आप अच्छे से सीख थोड़ी ही पाओगे, इसी डर में रहोगे। कंपटीशन करना ये भी एक नेगेटिव चीज है। प्रेशर फ्रॉम पियर्स, ये भी खराब है। मीनिंगफुल एसोसिएशन, आप अर्थपूर्ण ढंग से सीख पाओ, जो कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहता है। ठीक है बात। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपने कितने ठीक किए, ये थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके।
कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स पढ़ूं, और क्वेश्चंस टाइप करा दें या ऐसे रखने हैं ये आप बता दीजिएगा। टाइप करा देंगे कल से, कोई दिक्कत नहीं है, टाइप करके ही आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसे ये थोड़ा बड़ा और छोटा करने में दिक्कत हो जाती है। बस मेरा मेन फोकस ये रहता है कि ये इसको वो वाला पेपर वाला फील इससे रहता है थोड़ा। 28 आ गए, 26, 27, 30, 29, बहुत बढ़िया। 24, कोई पहली बार लाइव भी देख रहा है आज। थियोरी रिवाइज कराऊंगी, मैराथन सेशन लूंगी 15 तारीख से, टेंशन ना लो। 26, 30, चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं शाम को। होपफुली मेरी तबीयत अगर ज़्यादा ही कुछ दिक्कत रही तो मैं छुट्टी करूंगी, नहीं तो वैसे छुट्टी का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। मैं मिलूंगी ही आपको 9:30 भी, अभी 5 बजे भी आपकी स्पेशल क्लास है, उसमें भी मिलेंगे। टेलीग्राम पे लिंक मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, ध्यान रखिए। नहीं अपसेट नहीं हो यार, तबीयत थोड़ी ढीली है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।